यस बच्चों, x का मान ज्यादा से ज्यादा 8 है और y का मान भी 8 है। तो इसमें ये था हमारा कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। किसका? तीसरे का फर्स्ट पार्ट। यहां पे हमारे को कोई कॉमन नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, ग्राफ में कहीं ना कहीं वो कटेगा। एक एग्जांपल ऐसा भी चाहिए था जिसमें कॉमन नहीं आए, तो क्या करेंगे? यस, हमें थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए, इसको हम मिटा लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। और इधर ये एक्स अक्ष, हमारे को कम से कम 8 मान चाहिए, तो यहां ले रहे हैं हम। ठीक है, एक्स अक्ष थोड़ा सा इस तरफ। जरूरत पड़ी इसको मिटा लेंगे बच्चों, चिंता मत करो आप में से कुछ बच्चे सोच रहे थे कि इधर 8 आएंगे या नहीं आएंगे, देख लेंगे, जरूरत पड़ी तो आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है ना? अब देखिए, ये मूल बिंदु O, इसके इधर हम समान दूरी पे, ग्राफ होता तो आपको इजीली समझ आ जाता बच्चों। देखिए, इस तरह से, और इधर में 2, 4, 6 आदि आदि। इधर माइनस के भी कुछ मान लगा दीजिए, चाहे हमने मान लिए नहीं हो, लेकिन लगे हुए तो रहने चाहिए। ठीक है? और इधर x के पॉजिटिव मान, हमें मालूम है 8 तक के मान है हमारे पास, तो कम से कम 8 तक तो हमें पहुंचना ही है। ठीक है ना बच्चों? 8 तक तो हमें पहुंचना ही है। यस बच्चों, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे होंगे लिखे हुए। अभी 8 तक हम लिख रहे हैं, -2, -3, -4 आदि आदि। और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर भी 8 तक हमारा मान जा रहा है y का। और इधर -1, -2, -3 आदि आदि। मूल बिंदु O ये रहा। इधर x डैश, क्योंकि इधर x है, इधर y, इधर y डैश नेगेटिव की तरफ। ठीक है, आइए समझे। अब हम पहली सारणी हमारी पकड़ रहे हैं, -2, 0, -2, 0 तेजी से लगा रहे हैं बच्चों, इसी जगह पे -2, 0 लगा, -2, 0, 3, 2, ये 3, और इस पे 2 इकाई ऊपर की ओर। ठीक है, यहां लगा 3, 2, और फिर 8, 4, 8 पे 4 के सामने। बच्चों ग्राफ में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्राफ में लाइनों का जाल रहता है, तो जो इसकी क्रॉसिंग, इसकी जो क्रॉसिंग है वो 8, 4 को प्रकट कर रही है। आइए 0, 8 देखें, पहले इसको बना ले बच्चों। यस, ये इधर से जाएगी और फिर इधर से अपने आप जाएगी। आप चिंता नहीं करना कि अगर कोई पॉइंट बाहर रह गया तो। इसका मतलब बच्चों गणित बताता है हमारे को कि कहीं आपने कुछ गलती छोड़ दी है। ठीक है, जैसे कोरोना काल में कई आपको सिम्टम्स बताए गए हैं ना, वैसे ही यहां है कि अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए। वैसा ही यहां ये तीनों बिंदु एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, इसका मतलब सब कुछ सही कर रहे हो। एक बंदा कहीं इधर आ गया, इसका मतलब ये बंदा गलत है, ये आपने मान गलत ले लिया, इस रेखा पे है ही नहीं। यस, अब 0, 8, 0, 8 जिसके लिए हमने 8 तक पहुंचे थे, ये 0, 8 भी मिल गया। अगला है 1, 6, 1 और ये 6। यस बच्चों, ये 1, 6, और फिर अगला है 2, 4, 2 और 4।
ये 2 और ये 4। ठीक है। अब जैसा मैंने आपसे कहा था बच्चों, 3 बिंदु तो यही है। कुछ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या करते हैं, इन 3 बिंदु को खींच के ही बैठ जाते हैं, बस इन्हीं को, और कहना यह होता है कि सर हमारे को तो उत्तर ही नहीं मिला। ठीक है, उत्तर ही नहीं मिला, तो इनको कटवाना जरूरी है बच्चों। आप आगे बढ़ाइए तो देखिए कहां कटेंगे। यस, इसको जैसे ही हमने एक्सटेंड किया तो ये मालूम चला 3-2 पे कट रहा है। किस जगह पे? 3-2 वाला, ये जो पॉइंट है हमारा 3-2 का, इसी जगह पे कटता हुआ दिखाई देगा। ये आप जब ग्राफ में करेंगे आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी दिखाई देगी कि ये 3-2 पे मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। आप चाहें तो इसमें 3-2 दिखाई दे रहा है, उसमें भी 3-2 मान लगा सकते हो। चाहें तो x का मान 3, तो y बराबर 8 माइनस 2 गुणा 3 और बराबर 2, तो आपको दिखाई दे जाएंगे दोनों कॉमन मान, x का 3 और y का 2। इस तरह से अब हमारे को कहा क्या गया है, इसमें पैमाना हमने वही लिया है, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। और इन दिनों बच्चों ग्राफ ही 9th में चल रहा है, पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब हमसे जो कहा गया था वो बात हम देख रहे हैं। क्या बोला था हमारे को सवाल में? कहा गया था कि इसके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है, उनके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। और जो अगला सवाल है उसमें इससे जो त्रिभुज बन रहा है उसको शेडेड कर रहा है। तो देखो बच्चों, यहां पे y अक्ष को यहां कट रही, तो एक तो 0,8, x का मान 0 होता है, x का मान 0,8 इसमें तो मिल गया। समीकरण भी हम लिख दें जैसा आपको बताया था। पहला समीकरण 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, वो हमारा इस वाले को प्रकट कर रहा है, पहला समीकरण। तो 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, ये इसके साथ में लिख दिया। और दूसरा समीकरण 2y प्लस 2y नहीं बच्चों, 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। अब आपने देखा बच्चों, सुनो, इसने तो ये 0 दे दिया हमारे को, 0,8, लेकिन यहां पे 1 से थोड़ा सा नीचे है, 1 से थोड़ा सा नीचे है। तो अगर आपको जरा भी शक हो तो इसमें x का मान लगा के देख सकते हो अलग से। 2x की जगह 0 माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, तो यहां हुआ माइनस 5y बराबर माइनस 4, तो y का मान माइनस 4 बटे माइनस 5, अर्थात आप 4 बटे 5 भी लिख सकते हो या 0.8 भी लिख सकते हो। यानी आपके वो जो छोटे छोटे कॉलम है ना, छोटे छोटे खाने, उसमें 8वें नंबर से जाता हुआ दिखेगा ये। तो यहां पे जो हमारे को निर्देशांक पूछे थे, एक तो ये y अक्ष पे काटती है, एक तो हल क्या हुआ, हल सवाल नंबर 3 में हल x बराबर 3 और y बराबर 2, ये तो हो गए हल। x का मान 3, y का मान 2। और रही बात y अक्ष पे कहां कहां कटते हैं, y अक्ष पर तो वो जो 2 बिंदु मिले, वो एक मिला 0 और 4 बटे 5, और दूसरा आया 0,8। आपके आंसर शीट में हो सकता है 4 बटे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, 4 बटे 5 देख लेना बुक की आंसर शीट में। तो 0, 4 बटे 5 और 0 और 8 y अक्ष पे जो निर्देशांक आए वो ये है, एक ये रहा, और ये तो आपको निर्देशांक मिल ही गया था बच्चों, 0,8। तो इस तरह से ये था हमारा सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट। ठीक है, 3 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया। सेकंड पार्ट हमने आज ही आपके लिए छोड़ा है, उसको आप खुद कीजिए, इसी तरह का है। वही y अक्ष के निर्देशांक, उसमें पॉइंट्स में नहीं जाएंगे, पूरे पूरे आ जाएंगे और एक जगह पे कटेगा ही। तो संभवतः यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। सवाल नंबर 4 लेते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। लेके हाजिर हम सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 तेजी से लेते हैं बच्चों, वक्त थोड़ा सा कम है। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब की बार त्रिभुज को देखना है हमारे को। पिछली बार भी देखा तो त्रिभुज था, लेकिन उसके निर्देशांक हमारे को y अक्ष वाले बताए थे। अब की बार त्रिभुज के निर्देशांक बताने हैं। यस, समीकरण थोड़े से जटिल हैं इस बार। 4x - 5y बराबर 20। क्या क्या है? 4x, पहले समीकरण पकड़ते हैं, फिर दूसरे को देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। 4x बराबर 20 + 5y, तो x बराबर 20 + 5y बटे 4। इस बार जब बड़े बड़े ये गुणांक आते हैं तो थोड़े से आपको मान निकालने में दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखना, ये 20 पॉजिटिव था, 5y इधर जाके पॉजिटिव हो गया। y का मान अगर हमने 0 रखा तो x का मान पूर्णांकों में आ रहा है 5। x का मान अगर 0 है तो इधर 5 आ गया, और इधर में y का मान, अब 4 का डिफरेंस अगर मैं कर लूं बच्चों, -4 कर लिया मैंने, मान लो यहां पे -4, +4 भी कर सकता था, लेकिन +4 में हमारा जो x का मान है वो 10 आता, थोड़ा सा बड़ा आता। 10 मान है अवेलेबल हमारे पास, देख लेंगे बच्चों, लेंगे तो ले लेंगे। तो x का मान 20 + 5 -4 बटे 4, तो ये 20 - 20 0 हो गया। और इधर y का मान एक बार प्लस का 4 लिया, तो x बराबर 20 + 5 और ब्रैकेट में 4 बटे 4, तो ये 10 आया, क्योंकि 20 यहां हो गया और 20 यहां हो गया 40। 40 में 10 का भाग, 10 का नहीं, 4 का भाग 10 बार गया। अच्छा, इधर हम दूसरा समीकरण देखते हैं। देखिए उसमें कितने मान हमारे पास इजीली आ सकते हैं। दूसरा है 3x, सवाल नंबर 4, 3x + 5y बराबर 15 है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, 5y बराबर 15 है -3x, तो y बराबर 15 है -3x बटे 5। अब x का मान अगर हम 0 रख 0, तो y का मान 5 दिया 15, 15 15 0, यानी दोनों में 0 0। 1 मिनट, ये कैसे हो सकता है बच्चों? अगर हमने इधर 0 रखा तो इधर आया 3, क्योंकि 0 तो ये हुआ ना बच्चों, 15 5 से 3 बार कटा। यहां पे भी लगा सकते हो, 3 पंजे 15 है। और अगला जो मान है, अगर मैं यहां पे 5 रखता हूं तो y बराबर हमारे को 5 दिया 15, 15 - 15 0 प्राप्त हो रहा है। इस बार ऐसा करते हैं बच्चों, दोनों तरफ हम 2 मान, क्योंकि पूरे कॉन्फिडेंस से निकाल रहे हैं तो 2 मान ही रख लेते हैं। पर्याप्त है बच्चों, अगर दोनों कॉन्फिडेंस के साथ में है तो, अदरवाइज 3 मान आपको निकालने चाहिए। ये x और ये y, तो y का मान 0 और -4 हमने लिया, इधर 5 और 0 इधर आया। x का मान x में, y का मान y में। और इधर जो हमारी सारणी बनी वो बनी, एक सारणी हमारी बनी, कौन सी? x और y। x का मान 0, x का मान 5, तो संगत y का मान इधर 3, इधर 0। ये था हमारा सारणी का काम। दोनों में हमने 2 मान ही लिए हैं। ठीक है बच्चों, उधर 3 मान पर्याप्त आ रहे थे, आने को तो इधर भी आ रहे थे। अगर मैं 10 ले लूंगा मान, अगला x का मान 10, तो 10 या 30, 5 का भाग उसमें इजीली लग जाएगा, -15 में -3। तो 3 मान से भी बनाए जा सकते थे, आसानी से आ रहे थे। बस आपको मैंने बताया
कि बटे में 5 जा रहा है, तो एक मान जो हमारे को राजी राजी आ रहा है उसमें 5-5 का गैप करते रहिए। इधर हमारे को बटे में 4 दिख रहा है, तो जो मान हमारे को पूर्णांकों में मिल रहा है उसमें 4-4 का गैप करते जाइए। 0, -4, -8, -12 आदि आदि, या प्लस की तरफ 0, 4, 8, 12, वो मान भी आपको पूर्णांकों में मिलेंगे। यस, अब हमारा जो अगला कदम है वो है 03। 03 कहां है बच्चों? ये रहा 03। और उसके बाद में 5 0 ये रहा, यानी एक पॉइंट हमारा इस अक्ष पे और एक इस एक्सिस पे। 5 0, इधर भी बच्चों 5 0, देखो 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 ये रहा 5 0, इन दो मान में ही कॉमन दिख गया, यानी कि जरूर यहां कटेंगी। और अगला है 0 -4, तो माइनस का 4 अगर आपको नहीं दिख रहा तो इसको एक्सटेंड कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, क्योंकि एक कदम और आपको चाहिए अभी चलना है ना बच्चों, ध्यान रखिए। इस तरह से, तो ये -4 और -5, ये यहां लग गया पॉइंट 0 -4 वाला। बच्चों कहीं पे भी कोई तकलीफ हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट कैसे लगा, ये मान कैसे आया। ठीक है, हम इजी गोइंग यहां पे तीसरा मान भी हम मान सकते थे, आराम से आ रहा था। ठीक है ना बच्चों, अभी अभी हमने मान माना ही था ना, y बराबर क्या माना था? 4, तो उससे x का मान क्या आया था? 10। कुछ बच्चों की इच्छा है कि सर लिख दीजिए 10 और इधर 4, तो यहां पे ये 9 और 10 पे और जाना पड़ेगा, तो 10 4 यहां कहीं हमारे को मिलेगा, और वो हमारे को मिटाना पड़ेगा बच्चों सभी। तो ये हम यहां से मिटा रहे हैं, तो आपका 4 0 वाला मामला भी आ जाएगा। 4 0 नहीं, 10 4 वाला। ये देखिए, कुछ की इच्छा थी, देख लीजिए। यस, ये 10 और 4, और जहां तक इस वाले में है, हमने बोला था आपको 10 मान लगाने का, x का मान 10, तो y बराबर 10 या 30 माइनस का 15, 5 का भाग गया -3 बार, तो एक कदम और बढ़ गया इधर हमारा, कौन सा? x का मान 10 और इधर -3, तो 10 -3 नीचे की तरफ, ये 10 -3। बस इनको मिलाते हुए आप जो रेखा खींचेंगे, यस, ये इधर इनको मिलाइए ध्यान से, और इसी को एक्सटेंड करेंगे तो उस पे भी जाएगी बच्चों वो, इस तरह से। और ये हमारा कौन सा समीकरण है? 10 -3 वाला, ये 10 4 वाला है, यानी कि ये वाला समीकरण, 4x - 5y बराबर 20। और अब वो जो दूसरे बिंदु हमने 2 तो लगा दिए थे ना बच्चों, 0 3 5 0 और 1 10 -3, ये पहला वाला जो समीकरण था उसके लिए तैयार हो रहा है। इस तरह से अब आप देख पा रहे हैं कि यहां जो 3 बिंदु हमारे को मिले त्रिभुज के शीर्ष, अच्छा, इसका निर्देशांक हमने सभी लगा दिए हैं, और इसका जो समीकरण है 3x + 5y बराबर 15 है। बच्चों ये सीरियसली लेना, बहुत अच्छी तरह से समझना, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे, आसानी से ले सकते हैं। पैमाना वही 1 सेमी बराबर 1 इकाई, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, तो 3 मान हमने ले लिए, 2 से भी काम चल सकता था। अब हमारे को कहा गया त्रिभुज के शीर्ष,
सवाल में कहा गया है कि निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के शीर्ष, पहली बात तो ध्यान रखिए, शीर्ष में ये जो हमारा हल है ना, हल सवाल का, वो तो शीर्ष आएगा ही आएगा 5 0। और हमसे कहा गया है कि y अक्ष के साथ में जो त्रिभुज बन रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए आप लोगों को यहां इसको शेडेड करता हुआ बता रहा हूं कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इसका एक शीर्ष ये हो गया, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी एक हुआ 0 3 और एक हुआ 0 -4। ये तीनों मिलके उत्तर हो गए हमारे, ये हल वाला, दोनों जहां कट करते हैं और y अक्ष के साथ में। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से ये सवाल है 6 नंबर के लिए। अब इसमें एक बात और आपको हम बता दें कि कभी कभी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ लेते हैं, तो इसमें ध्यान रखिए, ये मूल बिंदु से 3 इकाई ऊपर है, 4 इकाई नीचे है, तो 1/2 गुणा आधार हम इसको 7 मान लेते हैं और ऊंचाई 5 आपको दिख रही है, तो 35/2 यानी 17.5 कभी कभी पूछ लेते हैं। इस सवाल में नहीं पूछा बच्चों, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं हम कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां से ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हो 5 इकाई और आधार यहां से 3 इकाई इधर, 4 इकाई इधर, तो 7 इकाई हो गया। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं अगर पूछे तो। अभी आपसे केवल पूछा क्या था कि त्रिभुज के शीर्ष लिखिए, तो 5 0 0 3 और 0 -4। संभवतः 4.1 की ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। टुडे को कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये बच्चों आप देख रहे हो टुडे के अंत में डे आ रहा है और इधर यस्टरडे भी आ रहा है, लेकिन इनके पहले आपको उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब अपनी बात को ध्यान से सुनो। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न। बोर्न के बारे में भी बच्चों एक बात समझ लो
एक होता बियर, एक होता बोर और एक होता बोर्ड। ठीक है, और सुनो, एक होता बियर, एक होता बोर और एक होता बोर्न। ध्यान दो, दोनों में क्या फर्क है। देखो बच्चों, पहले लिखा मैंने बियर का मतलब होता है जन्म लेना। जैसे मान लो कोई नया बच्चा जन्मा है तो आप उसको क्या बोलते हो, न्यूली बोर्न बेबी। न्यूली बोर्न बेबी का मतलब होता है एक नवजात शिशु। जात माने होता है जन्मना, जल जाते हैं जो जल में जन्मता है। क्लियर। तो बियर, बोर, बॉर्ड, एक बात समझ में आ गई है। तो बियर का मतलब हो गया जन्म लेना। दूसरा बियर क्या है, बियर बच्चों होता है किसी चीज को सहन करना। तो बियर, बोर, लेकिन थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी, लास्ट में ये आएगा। और बियर का मतलब जो सहन करना भी होता है और इसका मतलब वहन करना भी होता है। वहन का मतलब होता है ढोना। ढोने का मतलब जानते हो आप, जैसे मैंने आपको ये कहा कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, तो धारक कौन होता है, बियरर, वन हू बियर्स दैट पर्टिकुलर नॉट। उस नॉट को बच्चों जो व्यक्ति धारण करता है वही धारक कहलाता। तो बियर का मतलब समझ में आ गया, धारण करना, जैसे वहन करना भी कह सकते हैं, सहन करना या वहन करना होता है। और एक बियर का मतलब क्या बताया, जन्म लेना बताया। और बियर यानी बच्चों भालू होता है, ये तो सब जानते हो। ये हो गया बियर, ये होता है भालू। तो भालू यानी क्या होता है, रिक्श। ये बच्चों ये जो रिक्श होता है, रीछ वगैरह जो होता है उसको आप बियर बोलते हैं। और BWER, बियर क्या होता है, एक प्रकार की मदिरा होती है, मेड ऑफ, ठीक है, बार्ली। बार्ली का मतलब जो वगैरह से बनती है। एनीहाउ, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म का मतलब होता है इन द उल्म सिटी ऑफ जर्मनी, माने जर्मनी के उल्म नगर में। जर्मनी के कौन से नगर में बच्चों, जरा देखो, ULM, उल्म एक नगर का नाम है। ये उल्म बच्चों, इसको जी की तरह हो गया। तो ये उल्म है बच्चों। तो आप जानते हो जर्मनी के उल्म नामक नगर में जो है इसका जन्म हुआ था। ठीक है, उल्म। एक होता है ALM, आम का मतलब जानते हो, आम का मतलब होता है बच्चों भीख मांगना। क्या होता है, जो भीख होती है उसे आम कहते हैं। और एक होता है बच्चों पाम। ये क्या होता है, पाम। पाम माने आपकी हथेली भी होती है। और पाम का मतलब बच्चों जो ताड़ वगैरह के पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनको भी आप पाम ट्री कहते हैं। ठीक है, पाम ट्री हो गया है। तो आइए देखो, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट, विदाउट गिविंग एनी सिग्नल दैट, यानी जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तो उनके जन्म से बच्चों किसी प्रकार का इंडिकेशन या किसी प्रकार का संकेत हमको नहीं मिला था। क्या बोला मैंने, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय किसी प्रकार का इंडिकेशन, क्या बोला मैंने, इंडिकेशन यानी क्या होता है बच्चों, सिग्नल। जब वो जन्मे थे तो उन्होंने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया था जिससे हम ये अंदाजा लगा सके दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, की उसका दैट ही वॉज डेस्टिन्ड। बच्चों ये शब्द बता देता हूं आपको क्या है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है, शुद्ध बताऊं, किसी को यह पता नहीं था कि यह व्यक्ति महानता के लिए, किसी को यह पता नहीं था कि यह व्यक्ति महानता के लिए क्या है, भवितव्य है। अब प्रश्न यह कि आपको साहब आपने तो इंग्लिश से भी ज्यादा कठिन शब्द लिख दिया बच्चों, पर इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है, जो आपकी किस्मत में बदा होता है, जो भाग्य में बदा होता है, मेरा मतलब लिखा होता है, तो उसे बच्चों आप क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं डेस्टिन्ड। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, नियति होता है। तो बच्चों की गिविंग नो सिग्नल, और ही गिव नो सिग्नल, और ही वॉज बोर्न विदाउट एनी इंडिकेशन, और वो बिना किसी संकेत के, बिना कोई ऐसा संकेत दिए हुए जन्मे थे, दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि वो महानता के लिए भवितव्य हैं, कि वो महानता के लिए भवितव्य हैं का मतलब यह है कि उनकी किस्मत में या उनके भाग्य में महान बनना बदा है, उनके भाग्य में महान बनना बदा है। बच्चों लिखा है भी होता है और बदाया भी होता है, ध्यान दे लेना, कि उनकी किस्मत में महान बनना बदा है, ऐसा बच्चों किसी को पता नहीं था। ऑन द कंट्रारी, ये बच्चों लिखने लायक शब्द है। ऑन द कंट्रारी ये फ्रेज है बच्चों, ध्यान दो, ऑन द कंट्रारी, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, ऑन द कंट्रारी बहुत ज्यादा आता है। तो ऑन द कंट्रारी बच्चों 1 2 3 देयर आर 3 वर्ड्स विदाउट एनी फाइनाइट वर्ब, ये 3 शब्द हैं बच्चों जिनमें क्या नहीं है, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। चूंकि इनमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, क्लोज नहीं बोलोगे, फ्रेज बोलोगे। क्या बोलोगे, तो बच्चों इसका मतलब होता है जस्ट अपोजिट टू दिस। क्या होता है जरा इसका मीनिंग क्या बताया, जस्ट अपोजिट टू दिस।
जस्ट अपोजिट टू, या बच्चों इसके लिए एक शब्द और है वाइस वर्सा। अब बच्चों आप ये कहोगे साहब वाइस वर्सा क्या होता है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा तो आपको बात समझ में आएगी। ध्यान दो बच्चों, दोबारा लिख देता हूं वाइस वर्सा। इस वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि ही शेयर्ड माई लंच, उसने मेरा लंच शेयर किया, एंड वाइस वर्सा, एंड आई शेयर्ड हिज, एंड आई शेयर्ड हिज। इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल वाइस वर्सा लिख दो तो आपका मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। केवल अगर आप क्या करोगे बच्चों, वाइस वर्सा लिख दोगे तो काम क्या है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कई बार एक सेंटेंस बोलते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है जी, एक ही चीज जो अपन 2 बार रिपीट करते हैं। अमिताभ का एक गाना है जिसमें वो कहता है जी तेरे मस्त मस्त 2 नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, फिर उल्टा करके कहता है जी मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त 2 नैन। तो इस तरीके से कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का मतलब, मैं आपको दूसरा उदाहरण देके बताता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि हनुमान जी रावण के समान, सॉरी रावण तो क्या है, गलत बोल दिया ना मैंने, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। मैंने आपको कहा कि हनुमान जी अंगद के समान वीर थे, अंगद हनुमान जी के समान वीर था। तो ऐसा बोलने की जरूरत क्या है? इसको यूं कह सकते हैं आप कि वाइस वर्सा लगा दो, तो वाइस वर्सा लगाते उसका उल्टा मीनिंग जो है उसी में अंतर्वलित हो जाता है। वाइस वर्सा लगाते उसका उल्टा मीनिंग उसी में क्या हो जाता है बच्चों, अंतर्वलित हो जाता है। ये समझाना मेरा उद्देश्य था। तो ऑन द कंट्रारी का मतलब होता है जस्ट अपोजिट टू दिस। जस्ट अपोजिट टू दिस का मतलब यह है इसके बिल्कुल ठीक विपरीत। ऑन द कंट्रारी मानी जस्ट अपोजिट टू दिस मानी इसके बिल्कुल ठीक विपरीत। हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। सब लोगों को आपको पता है बच्चों, जो मां होती है ना, वो क्या है, बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा जानती है, समझती है, क्यों जी, वह बच्चा उसका शरीरांश है। शरीरांश क्या, उसका आत्मांश है, इसलिए वह मां क्या है, अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है। तो बच्चों जब ये बच्चा जन्मा तो लोग कहते थे कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये तो लड़का यूं है, लेकिन उसकी जो मां, उसको बच्चे पता था, उसको ऐसा लगता था, इट सीम्ड टू हर, उसको ऐसा लगता था दैट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ फ्रीक। माने अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई आम आदमी नहीं था, वो क्या था बच्चों, वो साधारण नहीं था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। क्या बोला बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। आगे समझ में बात क्या है? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वह बच्चा होता है जो ऑर्डिनरी नहीं होता है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो साधारण नहीं है वह साधारण है। तो बच्चों यहां यह बताया गया है कि लेकिन सिर्फ उनकी मां को ऐसा लगता था कि अल्बर्ट वाज अ फ्रीक, अल्बर्ट एक फ्रीक था। टू हर माने उसके लिए, किसके लिए, उनके लिए, अर्थात उनकी जो इसकी जो मम्मी है उनके लिए। तो टू हर माने उनके लिए, अर्थात उसकी मम्मी के लिए। His head seemed much too large, माने जब वो जन्मा था बच्चों, तो आप जानते हो एक बच्चा ऐसा है, बताओ, इसका सिर है ये, और एक बच्चा ये है, इसका ये सिर है, और एक बच्चा ये है, इसका ये सिर। बताओ सबसे बड़ा सिर किसका है? साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले वाले का कम है, बीच वाले का ज्यादा है, और अंतिम वाले का सबसे ज्यादा। तो कहते हैं बच्चों जिसका सर ज्यादा मोटा होता है वो दिमाग वाला भी ज्यादा होता है। तो पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन इसकी मम्मी भी कह रही थी, क्या कह रही थी, ऐसा उसको लगता था कि इसका जो बाकी शरीर है उसकी तुलना में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जब जन्मे तो उनका सिर ज्यादा मोटा था। भेजे में भगवान ने काफी भेजा था। तो यह बताया गया कि टू हर माने उसके लिए, या उनकी मां को ऐसा लगता था क्या, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, माने उसका सिर उनको जो है काफी बड़ा दिखाई देता था। अब मच टू लार्ज का मीनिंग समझो बच्चों। देखो यहां पर एक बहुत काम की बात समझाने वाला हूं आपको, जो आपके बहुत काम आएगी। एक बात तो देखो बच्चों, एक शब्द है टॉल। जानते हो टॉल यानी क्या होता है? लंबा होता है। अब आपने बोला टॉलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने बोला बच्चों मोर टॉलर, फिर आपने बोला मच टॉलर, और फिर आपने बोला मच मोर टॉलर, फिर आपने बोला मच टू टॉल, और बच्चों और अंत में आपने बोला फार, FAR फार मोर टॉलर। अब बच्चों प्रश्न ये है कि इतने सारे फ्रेज मैंने बनाए, इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, गौर करो इस बात के ऊपर। देखो बच्चों, जब आप कहते हो कि शिल्पा शेट्टी इज टॉलर देन राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा से ज्यादा लंबी है, वाक्य बिल्कुल सही है। फिर हमने कहा शिल्पा शेट्टी इज मोर टॉलर देन राज कुंद्रा, इस बार गलत है।
क्योंकि बच्चों डबल कंपेरेटिव का प्रयोग हो रहा है, डीसी माने डिप्टी कमिश्नर नहीं है, डबल कंपेरेटिव। चूंकि वाक्य में डबल कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ, मोर भी आ रहा, टॉलर भी आ रहा है, इसलिए गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों? ये गलत माना जाएगा। आइए देखो, मच टॉलर, ये बच्चों कंपेरेटिव डिग्री है और इसके पहले मच आ रहा है, तो आप जानते हो मच तो खुद कंपेरेटिव है ही नहीं, मच मोर मोस्ट होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखो मच मोर टॉलर, अब बच्चों आपको सब मोर भी आ गया, अरे आ गया तो आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। मच मोर का प्रयोग हो सकता है, कि मोर का नहीं हो सकता है। मच टू टॉल, ये बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, मच टू और यहाँ टॉलर नहीं है, जब बाद में टू आ जाता है तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री लगानी चाहिए। और फार मोर टॉलर, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे चेतक वाज फार मोर सुपेरियर देन एनी अदर हॉर्स ऑफ हिज टाइम्स, चेतक वाज फार मोर सुपेरियर देन एनी अदर हॉर्स ऑफ हिज टाइम्स, चेतक अपने समय के बाकी घोड़ों में क्या था? बाकी सभी घोड़ों से बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ था, इसलिए वो महाराणा प्रताप को बेटा करके रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हुआ से पाला था, तो वो साधारण नहीं था। तो बच्चों एक बात इतनी समझ में आ गई है। इसके अलावा लग गया तो एक बात और समझो, अगर आपने उतार लिए तो एक ट्रिक है बच्चों, जो आपको बार बार समझाता हूं, ये बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में ट्रिक पूछी जाती है। अब प्रश्न ये है कि ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आपको क्यों समझाऊं? आपको इसलिए समझाऊं क्योंकि बच्चों ये सवाल चाहे कितने भी बड़े एग्जाम में आता होगा, चाहे यूपीएससी के एग्जाम में आता होगा, लेकिन उस सवाल की जड़ आपकी इस पुस्तक में है, इसलिए वो सबक आपको अभी ही जान लेना चाहिए। वो सबक क्या है? एक शब्द है बच्चों, पैसे, PAISE। ये ट्रिक बच्चों खास तौर पर मैंने आपके हितों को ध्यान में रखते हुए इजाद की है। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका आविष्कार करने वाला मैं हूं। तो बच्चों इसके माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये रटाना चाहता हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाए प्रेफर, क्या आ जाए बच्चों जरा बताना? प्रेफर। प्रेफर नहीं तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ता है, छोटा कर देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो बच्चों जैसे मान लो प्रेफर आ गया, प्रेफर यहां बोला मैंने, प्रेफर ये आ गया प्रेफर। कभी कभी क्या होता है बच्चों? प्रेफरेबल आता है, प्रेफरेबल तो भी बात एक ही है। कभी कभी एक शब्द और जरा ध्यान देना, प्रायर, PRIOR, प्रायर आता है। बताओ, ये शब्द याद करने पड़ेंगे। प्रेफरेंस क्या होता है? चाय और कॉफी दोनों दे दें आपको और आपको कहें कि बताओ क्या पियोगे, आप तो कहोगे दोनों में कुछ भी नहीं पिएंगे, क्योंकि बच्चों को चाय और कॉफी पीना दोनों मना है, नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर आपको दूध का एक इतना बड़ा सैंपल, मेरा मतलब इतना बड़ा सारा गिलास देके आपको थमा दिया जाए, तो जो अच्छा बच्चा होगा वो तो तुरंत पी जाएगा। लेकिन ये शहर के चॉकलेटी हैं जो आपको पता है कि इनको दूध भी पसंद नहीं है, तो दूध ही पसंद नहीं है तो फिर क्या पसंद है? दूध तो पीना चाहिए, एक गिलास तो दूध रोज पीना चाहिए, है ना। तो बच्चों हमको क्या देता है? वो बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। और आप जानते हो दही किससे बनता है? दूध से बनता है। घी किससे बनता है? दूध से बनता है। छाछ किससे बनती है? दूध से बनती है। मक्खन किससे बनता है? दूध से बनता है। निष्कर्ष क्या निकला? दूध पी लो, उसमें विज्ञान के एक संतुलित आहार में होने वाले जितने भी विटामिन प्रोटीन जो हैं, सबके गुण तो अकेले दूध में मौजूद हैं, तो फिर आपको परेशान होने की क्या जरूरत है ना। और चीजें उल्टे सीधे अंडे फंडे खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दूध है उससे आपकी सभी प्रकार की जो कमजोरी है या जो आपको ऊर्जा की दरकार होती है उसकी पूर्ति बच्चों आराम से हो सकती है। तो ये ट्रिक बच्चों अपनी अधूरी है, लेकिन ये पूरी जरूर होगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके। तो बच्चों इतनी सी ट्रिक तो आपको याद हो ही गई होगी। देखो ये डार्क लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यह P, यह I, ये सॉरी AI, ये S और ये। कोई समस्या? अब बच्चों आप ये देखो कि पहला तो आपको ट्रिक समझ में आ गई। एक का मतलब सुनना, एंटेरियर। क्या है बच्चों? एंटेरियर गुणा पोस्टेरियर। जानते हो क्या होता है मतलब? बच्चों सीधा सा मतलब है AM, सॉरी ऐसे क्यों, थोड़ा साफ ढंग से लिखते हैं। ये बच्चों आपका अंग्रेजी में बनता है AM, एक बनता है PM। बताओ जानते हो? एंटेमेरेडियन, एक की फुल फॉर्म होती है एंटेमेरेडियन। ध्यान दो, एंटी नहीं एंटे बोल रहा हूं। एंटी करप्शन ब्यूरो वो तो अलग चीज है, एंटीबायोटिक्स वो तो अलग चीज है, एंटीबॉडी वो तो अलग चीज है। लेकिन यहां क्या लिखा है? एंटे। तो एंटेरियर और पोस्टेरियर बच्चों क्या होता है? पोस्टेरियर, पोस्टेरियर का मतलब आप जानते हो, प्रीपेड और पोस्टपेड तो जानते ही हो। जो पहले पैसा देता है दैट इज प्रीपेड, और जो बाद में पैसा देता है दैट इज पोस्टपेड।
जब आप युगों के बारे में पढ़ते हो तो आप कहते हो प्री गुप्ता एम्पायर, आप कहते हो पोस्ट गुप्ता एम्पायर, गुप्तोत्तर काल, प्रसादोत्तर काल, प्रेमचंदोत्तर काल, तो उत्तर यानी बाद वाला होता है। आगे समझे। तो ये जो एंटे शब्द है बच्चों, इसका मतलब होता है पहले वाला, पोस्टेरियर का मतलब होता है बाद वाला, यानी हिंदी में कह सकते हो पूर्ववर्ती और पश्चवर्ती, पूर्ववर्ती और पश्चवर्ती, या पश्चवर्ती के लिए एक दूसरा शब्द और है बच्चों अनुवर्ती, पूर्ववर्ती या पश्चवर्ती या अनुवर्ती, यानी पश्चवर्ती या अनुवर्ती एक ही बात। आइए और देखते हैं, दोनों शामिल है इसमें, ये विलोम शब्द हैं, एंटोनिम्स हैं। तीसरा जरा देखना बच्चों, इन्फेरियर, INFERIOR, इन्फेरियर गुणा सुपेरियर, सुपेरियर, जानते हो मतलब क्या हुआ? इन्फेरियर का मतलब घटिया होता है, सुपेरियर का मतलब बढ़िया होता है। जो ज्यादा श्रेष्ठ होता है उसको आप सुपेरियर कहते हैं, और इन्फेरियर का मतलब हीन को कहते हैं, हीन। क्लियर है? अब बच्चों एक शब्द और आता है, कौन सा? ये एस, ये एस, ये एस, और बच्चों आप इसको कहते हो सीनियर। तो सीनियर का उल्टा क्या होगा जरा बताना? जूनियर। ये जूनियर हो गया। अब बच्चों आपका अंतिम शब्द कौन सा है? ये है, कौन सा? ई का मतलब होता है बच्चों एल्डर, एल्डर का उल्टा होता है यंगर। अब बच्चों आपको मुझे समझाना क्या है, जिस पे जरा गौर फरमाओ। ये तो समझ गए होंगे आप कि मैं समझाना क्या चाहता हूं, लेकिन फिर भी नहीं समझे तो समझाना मेरा दायित्व है और इसको मैं निभाऊंगा। वो दायित्व बच्चों क्या? आपको अच्छे से बातों को समझाना। तो जरा एक बार देखना आप बच्चों, इन सब के बारे में आप ये जानो कि ये सब ऑलरेडी, ये सब बच्चों क्या, जरा देखना, ये सब ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री में हैं। ये सब ऑलरेडी किस में है? कंपेरेटिव डिग्री में। जैसे टोल का टोलर, तो बच्चों जब ये ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री में हैं तो आपको इसके पहले क्या लगाना सख्त मना है? मोर का प्रयोग करना सख्त मना है। लेकिन इनके पहले क्या लग सकता है? मच का प्रयोग करना बिल्कुल सही है, मच मोर का प्रयोग करना भी बिल्कुल सही है, और बच्चों फार का प्रयोग करना भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। एक बात और, इन सब के अंत में, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं तुमसे सीनियर हूं, पढ़ा रहा हूं तो सीनियर ही हूं, तो आई एम सीनियर देन यू। ध्यान दो बच्चों, आई एम सीनियर देन यू, क्या बोला? सीनियर देन, बस बच्चों यही मात खा गए। सीनियर देन नहीं बल्कि बच्चों टू का प्रयोग। माना कि ये कंपेरेटिव डिग्री है, और आप अच्छे से जानते हो कंपेरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन। कंपेरेटिव डिग्री के ठीक बाद देन का प्रयोग किया जाता है, ये तो आप सब जानते हैं। जब मैंने आपको कहा कि शिल्पा शेट्टी इज टॉलर, तो मुझे देन भी बोलना पड़ा था कि देन राज कुंद्रा। जब मैं कहता हूं कि ये पेन इज माइटियर देन ए स्वॉर्ड, यानी ये कलम बच्चों किससे ज्यादा ताकतवर होती है? तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। तलवार में इतनी ताकत नहीं होती जितनी कलम में होती है, इसलिए दिनकर कहते हैं कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, और दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कलम में बड़ी ताकत होती है। अब बच्चों मुझे समझाना क्या था कि पेन इज माइटियर, और आगे मुझे देन का प्रयोग करना पड़ा। तो बच्चों कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, लेकिन ये जितने भी शब्द हैं इनके बाद देन का प्रयोग नहीं बल्कि टू का प्रयोग होगा। लेकिन यंगर एक ऐसा शब्द है, ध्यान दो, यंगर बच्चों, यंगर देन सही होता है और यंगर टू गलत होता है। एकमात्र यंगर को छोड़ दो, एकमात्र बच्चों यंगर को छोड़ दो, ठीक है। और यहां बच्चों एक शब्द ओल्डर भी आ सकता है कभी कभी, लेकिन ओल्डर के बाद भी क्या आएगा? देन ही आएगा। अब बच्चों दोनों में फर्क क्या है? जब मैं आपको कहता हूं कि आई एम ओल्डर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूं, तो ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन बच्चों जब मैं आपको कहता हूं कि आई एम एल्डर टू यू, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। क्यों? ये इसलिए गलत है बच्चों क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये यहां तक तो बात ठीक है, बट देयर इज नो ब्लड रिलेशन बिटवीन, लेकिन बच्चों देयर इज नो ब्लड रिलेशन बिटवीन यू एंड मी। यू पहले आएगा, मी बाद में आएगा। ऐसा क्यों? जब बच्चों एक साथ दो से ज्यादा प्रोनाउन आते हैं तो आप जानते हो 2-3 वाला नियम लागू होता है। सबसे पहले क्या आता है? सेकंड पर्सन। तो यू पहले बोला मैंने, थर्ड पर्सन है ही नहीं, और जो आई है उसका मी जो है बाद में आएगा। आगे बात समझे? तो समझाने वाली बात बच्चों ये है कि
एल्डर का प्रयोग तो तब किया जाता है जब दो व्यक्तियों के बीच में ब्लड रिलेशन होता है, लेकिन ओल्डर का प्रयोग किसी को उम्र में ज्यादा बड़ा बताने के अर्थ में किया जाता है। अब बच्चों आप आइए अपनी बात को समझना, क्या लिखा हुआ है। ऑन द कंट्रारी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। इस सब के विपरीत बच्चों अल्बर्ट की माँ को ऐसा लगता था कि अल्बर्ट कोई साधारण लड़का नहीं था, वो बिल्कुल असाधारण था। टू हर माने उसके लिए हिज हेड का मतलब क्या होता है बच्चों, स्कल। अब आप ये कहोगे साहब स्कल तो अलग है। अरे बच्चों एक बात बताओ, स्कल अलग है, स्कल माने खोपड़ी होता है, टैंट होता है, परंतु मैं जो शब्द बच्चों मैंने बोले हैं इनका प्रयोग साहित्य में होता है। ये भी एक विधा है कि खोपड़ी का प्रयोग आप कर रहे हैं, टैंट का प्रयोग कर रहे हैं, जो गंवार शब्द हैं अपेक्षाकृत। फिर मैं इनको बोल क्यों रहा हूं, मैं इनको इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, एक ग्राम्यत्व दोष भी होता है। तो ग्राम्यत्व दोष में क्या होता है कि कविता के अंदर जहां अच्छे अच्छे शब्द चल रहे हैं, एक शब्द गंवारू शब्द ठोक दिया जाए बीच में, तो क्या हो जाता है, तो उस गंवार शब्द के कारण उस कविता में कौन सा दोष पैदा हो जाता है, उसमें बच्चों ग्राम्यत्व दोष पैदा हो जाता है। उसमें क्या कौन सा शब्द पैदा हो जाता है, ग्राम्य। जैसे सिर को मूड बोला आपने, मूड, तो मूड का मतलब क्या होता है, मूड, तो मूड यानी मुंडकी, तो मुंडी। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जैसे लोग लुगाई, स्त्री पुरुष के लिए आपने कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तुलसीदास ने किया है, उसको आप ग्राम्यत्व दोष की श्रेणी में लेते हैं। एनी हाउ, अब बच्चों स्कल जो है थोड़ा अलग होता होगा, अंदर होता होगा, लेकिन एक चीज ये समझ लो कि भाषा में कोई पर्यायवाची नहीं होता है, कोई पर्यायवाची नहीं होता है। थोड़ा बहुत अंतर तो सब में होता है, लेकिन फिर भी जो अर्थ के बिल्कुल नजदीक होता है, निकट होता है, उसको मैं एक सिनोनिम के रूप में, पर्यायवाची के रूप में आपको लिखाता हूं। आप जानते हैं जीनियस का पर्यायवाची शब्द क्या है? डू यू नो व्हाट इज द सिनोनिम वर्ड फॉर जीनियस? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जीनियस का पर्यायवाची शब्द कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रतिभा का पर्याय माना जाता है। एट द एज ऑफ 2.5, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन कितने साल की उम्र का था, सिर्फ बच्चों 2.5 साल की उम्र का था। अब यहां भी एक बात समझें आप, 2.5, ये हाफ क्या है, क्या ये नाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है? देखो बच्चों, मैंने बोला हाफ, क्या बोला, हाफ। अब बच्चों हाफ जो है, चेतन भगत की मूवी वगैरह एक नॉवल भी है इसके ऊपर, हाफ है ना, तो आप जानते हो। बहरहाल मैं जो समझाना चाहता हूं ये बच्चों कि ये नाउन की तरह भी काम करता है, और अगर ये नाउन की तरह करेगा तो इसके पहले आर्टिकल आएगा, पहले आएगा आर्टिकल यहां। लेकिन बच्चों अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो आर्टिकल यहां आएगा, पीछे आएगा। कैसे? जैसे बच्चों एक शब्द देखो, SATH, एस माने होता है सेम, तो हम कहते हैं दिस इज द सेम बॉय, तो बताओ द पहले आया कि बाद में आया? दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय, तो बच्चों आपने क्या बोला, दिस इज द सेम बॉय, तो यहां इसके पहले प्रयोग किया आपने। अच्छा, तो बच्चों ये सेम इसमें ये नहीं आएगा। जैसे ऑल वाला बताता हूं आपको, जैसे एक शब्द है ऑल है, ये जैसे ऑल है, तो ऑल में क्या करोगे बच्चों, आर्टिकल यहां लगाओगे। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर केयरलेस, ऑल द स्टूडेंट्स वर केयरलेस, यानी वो सारे विद्यार्थी केयरलेस थे, तो द का प्रयोग बाद में किया आपने। उसी तरीके से बच्चों आप हाफ का प्रयोग क्या करते हो, जैसे किसी को कहना आधा घंटा, तो हाफ एन आवर, तो बच्चों आर्टिकल का प्रयोग तो आपने इसके बाद लगाया, जब कायदे से पहले लगना चाहिए था। उसी तरीके से आई एम टू बिजी ए पर्सन, ध्यान दो, टू और फिर आ रहा बिजी। अब बताओ टू बिजी आ गया, तो टू बिजी तो ए आना चाहिए था ना, लेकिन आपने इसका प्रयोग कहां किया है, इस जगह किया है, टू बिजी ए पर्सन। उसी तरीके से बच्चों अब जैसे मान लो होल का प्रयोग करते हो, WHOLE, होल यानी क्या होता है, संपूर्ण, तो आर्टिकल इस जगह आ जाएगा। जैसे द होल इंडिया, जैसे द होल नाइट, जैसे द होल डे, है ना। लेकिन क्या नहीं होता, ऑल द डे नहीं होता, ऑल डे होता है। ऑल द नाइट नहीं होता, ऑल नाइट होता है। ये बच्चों इडियोमेटिक है, इनको इसी रूप में याद करना चाहिए। आइए देखो, एट द एज ऑफ 2.5, अर्थात जब अल्बर्ट केवल 2.5 वर्ष की उम्र का था, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, यानी अभी भी आइंस्टाइन बातें नहीं कर रहा था। इस वाक्य से बच्चों आपको क्या समझ में आया? इस वाक्य से बच्चों टेंस की एक बात समझ में आनी चाहिए आपको। दो बातें हैं। एक बात तो यह, अगर किसी वाक्य में स्टिल का प्रयोग हुआ है तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। फिर आप कहोगे सर ये तो पास्ट का है। मैंने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जितने भी आते हैं वो सब पास्ट कंटिन्यूअस में भी चले जाते हैं, यदि सेंटेंस किसी कहानी का पार्ट है या उस वाक्य के माध्यम से आप किसी भूतकालीन वृतांत का जिक्र कर रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो स्टिल में बच्चों क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आ सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। एक बात तो यह है। दूसरी बात बच्चों, यहां टॉक में क्या जुड़ रहा है, आईएनजी जुड़ रहा है। तो आपको हमने बताया था कि जब वक्ता का आशय खराब होता है तो उसको आप क्या करते हो, तो
तो आप उसको मतलब कि कंटिन्यूएशन प्रयोग करते हो, जैसे ही इज टीजिंग, सेम इज, जैसे सेम इज है ना, सेम इज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स, सेम क्या करता है हमेशा लड़कियों को तंग करता रहता है। तो यहां पर आपने बोला कि स्टिल वॉजंट टॉकिंग, अर्थात वो अभी भी क्या नहीं कर रहा था, अभी वो बातें नहीं कर रहा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, अर्थात जब अंततोगत्वा उसने क्या कर लिया, डिड लर्न। ध्यान दो बच्चों, डिड लर्न का मतलब क्या होता है, डिड लर्न का प्रयोग तो कर दिया इसने और बात पर जोर देने के लिए किया है, लेकिन बच्चों डिड लर्न का मतलब होता है, ध्यान देना, लर्नड। क्या होता है, लर्नड। अब आप ये कहोगे साहब फिर ये क्या होता है, लर्नेड। देखो बच्चों दोनों सही हैं, लेकिन ऊपर वाले का प्रयोग तो वर्ब के सेंस में किया जाता है, ऊपर वाले का प्रयोग तो बच्चों वर्ब के सेंस में किया जाता है, और नीचे वाले का ये वर्ब है, ठीक है, और नीचे वाला वर्ब नहीं है बच्चों, एडजेक्टिव है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए लर्नेड पर्सन, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए लर्नेड पर्सन, तो बच्चों लर्नेड बोला, मैंने लर्नड नहीं बोला है, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे बच्चों एक शब्द होता है मोल्टन, तो देखो मेल्टेन क्या होता है, पिघलना होता है, ये मेल्ट, सेकंड फॉर्म क्या होगी, मेल्टेड, थर्ड क्या होगी, मेल्टेड। लेकिन बच्चों एक मोल्टन भी है, ये क्या है, ये बच्चों एडजेक्टिव है, मोल्टन सल्फर। माने बच्चों क्या होता है, विज्ञान पढ़ते हो, मोल्टन सल्फर का मतलब होता है पिघला हुआ गंधक, तो पिघला हुआ गंधक जो होता है उसे बच्चों मेल्टेड सल्फर नहीं बोल के आप मोल्टन बोलते हैं। मोल्टन आइस माने पिघली हुई बर्फ होती है। तो एट द एज ऑफ 2.5 अर्थात 2.5 वर्ष की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, अर्थात आइंस्टाइन अभी भी नहीं बोल रहा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, अर्थात जब अंततोगत्वा उसने क्या कर दिया, बोलना सीख लिया। ही अटर्ड, ही स्पोक एवरीथिंग ट्वाइस, वो हर बात को बच्चों ट्वाइस माने 2 बार बोलता था। ये भी ध्यान दो बच्चों, ट्वाइस और क्या होता है थ्राइस, वंस, इन सब का प्रयोग होता है बच्चों प्रेजेंट सिंपल में। किस में होता है, प्रेजेंट सिंपल में होता है, लेकिन यहां पर किस में हो रहा है, पास्ट सिंपल में हो रहा है। तो क्या समझे आप कि प्रेजेंट सिंपल में जिन एडवर्बियल्स का प्रयोग किया जाता है आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग पास्ट सिंपल में भी किया जा सकता है। तो व्हेन फाइनली डिड लर्न, या डिड लर्न बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, बात के ऊपर बलाघात करने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए। लेकिन अंततोगत्वा जब 2 वर्ष का हो ही गया, लेकिन जब अंततोगत्वा बच्चों जब वो 2 वर्ष का हो ही गया, he uttered everything twice, I mean he spoke everything twice, वो हर बात को 2 बार बोलता था। आइंस्टाइन did not know what to do with other children, आइंस्टाइन नहीं जानता था कि बाकी बच्चों के साथ में क्या किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए। तो and his playmates called him brother boring, और बच्चों उसके जो भाई ले अर्थात उसके जो खेल के दोस्त थे वो उसको क्या बोलते थे, उसको बच्चों उसको बोलते थे ब्रदर बोरिंग। आपको बताइए खेल खेलता था प्रेमचंद, जब छोटे थे तो लोग मिचनी खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, है ना, सतोलिया खेलते थे, हमारे इधर के खेल ऐसे ही हैं। और ये जब बच्चा छोटा था तो इसकी रुचि किस में थी, इसकी रुचि तो बच्चों मशीनों में थी, ये बच्चों के साथ नहीं खेलता था, तो बाकी बच्चे इसको क्या बोलते थे, ब्रदर बोरिंग। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए जो नन्ना सा बालक, इसलिए जो बालक जिसका नाम क्या था, इसलिए ये बालक आइंस्टाइन जो है वो अकेला खेला करता था। मच ऑफ द टाइम का मतलब अधिकतर समय, अर्थात अधिकतर समय ये बच्चा अकेला खेला करता था। स्पेशली लाउड मैकेनिकल टॉयज, वह खास तौर पर यांत्रिक खिलौनों को पसंद करता था। लुकिंग एट द न्यू बॉर्न सिस्टर, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अर्थात अपनी जो नवजात बहन जिसका नाम था माझा, उसको देखते हुए पता इसने क्या बोला था, ही सेड टू हैव सैड। ऐसा कहा जाता है कि उसने ये कहा था, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। उसकी छोटी सी जब नई बहन का जन्म हुआ माझा का, तो उसको देख करके इसने बोला कि अच्छी है पर इसके पहिए कहाँ हैं, अच्छी है पर इसके पहिए कहाँ हैं। इसका मतलब बच्चों वो हर चीज में क्या देखता था, गुड़लिया देखता था, हर चीज में उसको एक गुड़ला नजर आता था, पहिए वाला गुड़ला। तो बच्चों इस तरह से आज की बात ही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में।